Hello students, in this session we'll be taking up slot 2 questions of CAT 2023. These are memory based questions. There might be slight changes in the language, so if there is any change whatsoever, you can definitely comment about that. चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का. So question number 1 is, how many natural numbers less than 50 have two distinct factors except one and itself? ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे 50 से छोटे जिनके कि दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, वन और उसके खुद के अलावा. यानी कि टोटल फैक्टर्स कितने होने हैं? टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं? दो तो अलग फैक्टर्स होंगे, प्लस वन भी है, प्लस वो नंबर खुद भी, यानी कि टोटल 4 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. 4 फैक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? 4 इज इधर दिस इज 4 इन इटसेल्फ, यानी कि सम प्राइम नंबर का होल क्यूब. ये एक पॉसिबिलिटी बनेगा. कितने ऐसे नंबर होंगे? 2 का क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब हो सकता है, यानी कि ऐसे टोटल 2 नंबर्स बनेंगे हमारे. सेकेंड केस बन सकता है 2 इंटू 2 का, यानी कि सम प्राइम नंबर टू द पावर 1, सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 1. और ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं? अगर हम 2 को पहला प्राइम नंबर लें, P1 इज इक्वल टू 2 ले लें, तो P2 पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं? 3 ले सकते हैं, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23. 23 से बड़ा जब नंबर लेंगे तो डेफिनेटली 50 से बड़ा हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 नंबर्स. देन नेक्स्ट केस बन सकता है कि P1 को हमने 3 ले लिया, उससे बड़े नंबर लेंगे 5, 7, 11, 13, 17 लेंगे, 51 हो जाएगा. तो ऐसे 4 नंबर्स बने हमारे. और नेक्स्ट केस हुआ जबकि P1 में हमको 5 लिया है, तो एक ही नंबर बनेगा 7 के साथ में. सो देयर इज ओनली वन सच नंबर. टोटल नंबर्स हो गए हमारे 2 + 8 10 + 5 15 सच नंबर्स आर देयर. सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू 15. इज दैट क्लियर? ठीक है, वेरी डुएबल क्वेश्चन इन द एग्जाम टाइम फ्रेम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is saying if A, B, M and N are natural numbers such that A is greater than 1, B is greater than 1 and A to the power M into B to the power N is equal to 144 to the power 145, then what could be the maximum value of N minus M? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि A और B दोनों के दोनों 1 से बड़े होने चाहिए. ठीक है, फिर 144 टू द पावर 145 को क्या हम लिख सकते हैं? 144 है 12 का स्क्वायर टू द पावर 145. 12 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 टू द होल स्क्वायर टू द पावर 145, यानी कि ये हमारा सिंप्लीफाई होके हो गया 2 टू द पावर 580 इंटू 3 टू द पावर 290. और इसको हमें ब्रेक करना है A टू द पावर M इंटू B टू द पावर N में, सच दैट हमारा N माइनस M की वैल्यू मैक्सिमम है. यानी कि N को हमें मैक्सिमाइज करना है और M को मिनिमाइज करना है. जब N हमारा मैक्सिमम होगा और M मिनिमम होगा तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. डिफरेंस दोनों के बीच सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, तो क्या हमें अप्रोच रहना चाहिए? एक अप्रोच जो तुरंत दिमाग में आता है कि हम ये कर सकते हैं कि A को ले लें 2 और B को ले लें 3, तो हमारा A टू द पावर 580, जहाँ पे कि 580 हमारा M के बराबर हो गया, इंटू B टू द पावर यानी कि 3 टू द पावर 290. 290 N के बराबर हो गया, तो हमारा M और N का डिफरेंस आ गया, M माइनस N आ गया 580 माइनस 290 विच इज इक्वल टू 290. दिस इज वन ऑफ द केसेस. बट इज दिस द लार्जेस्ट नंबर? क्या ये लार्जेस्ट नंबर होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो क्योंकि और भी ऑप्शंस हमें गिवन है, तो क्या हम कुछ और कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं? कंडीशन क्या गिवन है कि A और B हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, बट M और N के बारे में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि M और N भी 1 से बड़े होने चाहिए. यानी कि M और N में से कोई वैल्यू 1 भी हो सकती है. इजंट इट सो? है कि नहीं? क्योंकि नेचुरल नंबर है तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि M और N में से कोई एक नंबर हमारा 1 हो. कैसे कर सकते हैं 1 उसको? अगर हम यहाँ पे लेट अस से कि क्योंकि हमें M को मिनिमाइज करना है, यानी कि M इज इक्वल टू 1 क्या किसी तरह से लिया जा सकता है कि M इज इक्वल टू 1 हो जाए और N इज इक्वल टू 580 हो जाए. N इज इक्वल टू 580 तो हो जाएगा अगर हमने A को इक्वल टू 2 ले लिया और फिर B को इक्वल टू अगर 3 टू द पावर 290 ले लें, तो डेफिनेटली M इज इक्वल टू 1 भी हो जाएगा. यानी कि अब हमारा नंबर हो गया 2 टू द पावर 580 और 3 टू द पावर 290 टू द पावर 1. तो यहाँ पे हमारा N आ गया 580 और M आ गया 1, यानी कि N माइनस M आ जाएगा हमारा 579. तो डेफिनेटली दिस विल बी अवर कॉम्बिनेशन. और इस क्वेश्चन में यही चीज़ चेक करनी थी, एग्जामिनर यही चेक करना चाह रहा था. तो अगर आपने ये किया है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ है. अगर 290 मार्क कर दिया है तो क्वेश्चन गलत हो गया है. अप्रोच भी आई गेस क्लियर हो गई होगी. कैसे किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि हमें वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हमें और भी अप्रोचेस के बारे में सोचना पड़ेगा, गिवन कि कंस्ट्रेंट्स क्या है क्वेश्चन के. क्योंकि क्वेश्चन में N और M के लिए कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो भी ग्रेटर देन 1 होने चाहिए. तो
हमारा m इक्वल टू 1 हो सकता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, इफ k डिवाइड्स m plus 2n and 3m plus 4n completely then k must be a common divisor of what? तो ये तो हमें पता है कि k m plus 2n को डिवाइड कर रहा है, 3m plus 4n को डिवाइड कर रहा है। अगर ये k दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, यानी कि k दोनों का मल्टीपल है, k दोनों ही नंबर्स का मल्टीपल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि m plus 2n हमारा, लेट अस से कि सम कांस्टेंट c1 टाइम्स k होगा। समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली 3m plus 4n दैट विल बी सम अदर कांस्टेंट टाइम्स k। और अगर ये दोनों के दोनों मल्टीपल है तो इनका डिफरेंस भी तो मल्टीपल होगा। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 3m plus 4n में से अगर m plus 2n घटाएंगे तो यानी कि डिफरेंस आया हमारा 2m plus 2n। दिस विल ऑल्सो बी ए मल्टीपल ऑफ k, c2 minus c1 into k, isn't it so? अगेन ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस भी हमारा डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब और भी एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर देते हैं, यानी कि पहले वाले में से m plus 2n में से अगर हम 2m plus 2n को घटा दें, यानी कि m हमें मिल जाएगा, और ये m भी डेफिनेटली हमारा k का मल्टीपल होगा, k का मल्टीपल होगा, isn't it so? और जैसे ही हमें m मिल गया, अब इस m को यहां पे घटा दो, यानी कि 2n भी हमारा k का मल्टीपल होगा। इज दैट क्लियर? तो m and 2n बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ k, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि ठीक है m है तो 2m भी होगा, बिल्कुल होगा, बट n, क्योंकि 2n हमारा मल्टीपल ऑफ k है, तो क्या n भी मल्टीपल ऑफ k होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से ये तो डेफिनेट है कि 2n हमारा मल्टीपल ऑफ k होगा, बट n पॉसिबल है कि हो सकता है, डेफिनेट नहीं है। तो डेफिनेट नहीं है तो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमें कोई भी 2n का मल्टीपल दिया होगा तो डेफिनेटली वो k का मल्टीपल होगा, बट n या 3n या 5n यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ n, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए या बी या फिर डी आंसर नहीं हो सकते, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीता हैज अ प्रेशियस स्टोन weighing 18 units. She breaks it into 4 pieces with each piece having distinct integral weight. If value of a stone is proportional to square of its weight, यानी कि जो भी वैल्यू होगी किसी भी स्टोन की, उसका जो भी वेट की वैल्यू दिया है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 4 पार्ट्स टुगेदर इज 2,88,000, देन व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टोन? फाइन, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ स्टोन हमें निकालना है। इनिशियली वेट हमें पता है 18 है, बाद में हमने 4 पार्ट्स में इसको ब्रेक किया है, जिनके की हर एक पार्ट का वेट डिस्टिंक्ट है। साथ में हमें पता है कि वैल्यू ऑफ स्टोन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट है, यानी कि हमें एक बार वेट को मैक्सिमाइज करना है, तो अब वेट को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, एक बार वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, एक बार वैल्यू को मिनिमाइज करना है। अब 4 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, तो 18 सम होना चाहिए उनके वेट्स का। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा कि हम 3 वैल्यूज को सबसे छोटा लें और एक वैल्यू को बड़ा कर लें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सच दैट हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू इस केस में मैक्सिमाइज आना चाहिए, जब हमने 3 वैल्यूज को छोटा किया और एक वैल्यू को बड़ा किया, क्योंकि अगर हम 2 वैल्यूज को बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो फिर स्क्वायर्स में हमारा नंबर उतना बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? तो 3 वैल्यूज को छोटा रखेंगे और एक को जितना बड़ा से बड़ा पॉसिबल कर सकें। अब क्योंकि वैल्यूज हमारे डिस्टिंक्ट होने हैं, डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वेट्स हैं, तो हमें 1 2 3 लेना है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो सारे को 1 ले लेते और फिर 15 हो जाता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? इस केस में हमारा वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू प्रोपोर्शनल होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 144, यानी कि 144 प्लस 14 158 के प्रोपोर्शनल होगा वैल्यू। क्लियर है? सेकंड केस हमारा बनेगा जबकि हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए सारे के सारे वेट्स को जितना इक्वल रख सकें उतना इक्वल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो 18 का एवरेज आ रहा है 18/4 4.5, यानी कि 2 नंबर 4.5 से छोटे होंगे 3 और 4, और 2 नंबर होंगे 5 और 6। तो ये सम हमारा 18 आ गया। इस केस में वैल्यू हमारी मिनिमाइज होगी, वैल्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, विच इज 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36, और ये हो जाएगा 9 16 25 25 50 86 के प्रोपोर्शनल होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये डिफरेंस हमारा आ रहा है 72 यूनिट्स का, और ये 72 यूनिट्स हमारा बराबर है 2,88,000 के। सो यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू आ रही है हमारी 4000। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन में हमें पूछा है इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टोन, यानी कि 18 जब वेट है तो वैल्यू प्रोपोर्शनल होगी 18 के स्क्वायर के, विच इज इक्वल टू 324, और 324 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 324
की वैल्यू क्या आ जाएगी 324 इंटू 4000 बेसिकली, यानी कि 12,96,000, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि लैंग्वेज में शायद ये डिफरेंस था या ऑप्शंस वगैरह, तो डेफिनेटली मेंशन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 38। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था या लैंग्वेज में कुछ फर्क था, तो अगर कुछ भी ऐसा है इस क्वेश्चन में तो जरूर मेंशन कीजिएगा। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 38 एंड ऑल द नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 50, बोथ आर इंक्लूसिव, यानी कि जो भी हमारे नंबर्स हैं वो मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। इन दीज 5 नंबर्स ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट यानी कि अकेला स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्लियर है? इफ एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर लार्जर देन 32 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। क्लियर है? अगर उनमें से ठीक 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि ग्रेटर देन 32 हैं, तो फिर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए के बीच का डिफरेंस बताना है। ओके, क्योंकि 5 नंबर्स का हमारा एवरेज जो है 38 आया है, तो सम क्या होगा? सम होगा 38 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 190। अब जब हमें ए को मिनिमाइज करना है, अगर हमें ए को मिनिमाइज करना है तो बचे हुए जो सारे नंबर हैं उनको हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और 3 ही नंबर्स ऐसे हैं जो कि 32 से बड़े हैं, यानी कि जो बचे हुए 3 नंबर्स हैं जो 32 से बड़े हैं। और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, तो तीनों को हम 50-50 कर सकते हैं। 50 + 50 + 50, 150 तो इतना ही हो गया, 40 बच गया है। और मैक्सिमम जो चौथा नंबर है वो हमारा 32 हो सकता है, 32 से बड़ा नहीं हो सकता पर 32 हो सकता है, तो उसको हमने 32 रख दिया, और उसके बाद में बच गया 8, तो डेफिनेटली हमारा ए का जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड केस हमें बनाना है जबकि हमें ए को मैक्सिमाइज करना है, और अगर ए को मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सबको मिनिमाइज करना पड़ेगा, बाकियों को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब क्योंकि ए हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, और जो सेकेंड स्मॉलेस्ट है वो भी 32 से छोटा है, 32 के बराबर होगा, तो एक सिनारियो बन सकता है कि ए को हम 31 ले लें, उसका अगला नंबर 32 होगा, और बचे हुए 3 नंबर्स 32 से बड़े हों, उनका सम कितना आएगा? 63 माइनस कर देंगे 190 में से, यानी कि 127। अब वो नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल सम उनका 127 होगा, और ये हमारा केस होगा जबकि ए हमारा मैक्सिमम होगा, और डिफरेंस दोनों का आ जाएगा 31 - 8, सो दैट विल बी इक्वल टू 23। दिस विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर ए इज द स्मॉलेस्ट नहीं लिखा होता, ए स्मॉलेस्ट नंबर है बट और भी कोई नंबर है जो कि ए के बराबर हो सकता है, तो उस केस में हम ए को 32 ले लेते, ठीक है, और डिफरेंस हमारा आता है 32 - 8 24। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट द लैंग्वेज इज, एंड क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत क्रूशल एलिमेंट प्ले करता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का लैंग्वेज में यही था कि ए अकेला स्मॉलेस्ट नंबर है, देन 23 आंसर होगा, अदरवाइज 24 होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग certain amount was distributed among n children by a gentleman. If the average money given to a child is rupees 352 and 2 of them received rupees 506 each, यानी कि जो 2 लोग हैं उनको 506 रुपए मिले हैं, और बचे हुए जो बच्चे हैं उनको each received amount less than or equal to 330 while the average is rupees 352. Question is asking what could be the maximum value of n. क्लियर है? What could be the maximum value of n? हमें n को मैक्सिमाइज करना है, एवरेज हमारा है 352, यानी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो सम आएगा हमारा 352 इंटू एन, टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें से 2 लोगों को दिया गया है 506, 2 इंटू 506, और बचे हुए जो n - 2 लोग हैं उनको दिया गया है लेस देन इक्वल टू 330। क्या अमाउंट है ये हमको नहीं पता, बट देयर मस्ट बी सम नंबर। ओके, देयर मस्ट बी सम नंबर, लेट अस से दैट नंबर इज इक्वल टू x, और ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हमें x को मैक्सिमाइज करना चाहिए या मिनिमाइज करना चाहिए या क्या करेंगे, ये हमारे आंसर जो है इसी बात पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो एलिगेशन अगर हम थोड़ा सा इसमें समझ लें तो हमें हमारी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्या हमें पता है टोटल एवरेज हमारा 352 है, जबकि 2 लोगों को हमने दिया है 506, बचे हुए लोगों को दिया है x ऑन एन एवरेज, और ऐसे 2 लोग हैं जो नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 2 वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू आएगी n - 2। क्लियर है? हमारा पर्पज क्या है, हमें n को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें n - 2 को भी मैक्सिमाइज ही तो करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी भी। जब n - 2 मैक्सिमाइज होगा तो n भी मैक्सिमाइज होगा। क्लियर है? ठीक है, और यहां पे डिफरेंस हमें पता है 506 और 352 का डिफरेंस है 154, यानी कि ये वैल्यू 154 यहां पे आएगी, और यहां पे वैल्यू आएगी हमारी 352 - x, और रेशियो तो दोनों का सेम होगा, यानी कि बेसिकली 352 - x अपॉन 154
is equal to 2 upon n minus 2. Clear? Okay. So 52 minus x into n minus 2 that is equal to 2 into 154. अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है. x के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है? x लेस देन इक्वल टू 330 है. अब ये हमारा अगर मल्टीप्लीकेशन सेम है, हमें n माइनस 2 को मैक्सिमम चाहिए, तो ये वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए होगी. Isn't it so? और अगर ये वैल्यू मिनिमम चाहिए तो हमें x को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, x की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, और x लेस देन और इक्वल टू 330 है, ये तो हमें पता है. तो x इज इक्वल टू 330 यहाँ पे पुट कर देंगे. जैसे ही x इक्वल टू 330 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 इंटू n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 154. 2 से काटेंगे 11 बचेगा, 11 से काटेंगे यहाँ पे बचेगा 14. सो n विल बी इक्वल टू 16, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर विल बी इक्वल टू 16. क्लियर है? ओके, ठीक है, समझ आती है बात ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अगला सवाल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग वन वेसल हैज 40 liters of milk. 4 liters of milk is replaced with water and 4 liters of mixture is replaced with water again, and this process is done repeatedly. यानी कि इनिशियली 40 लीटर्स है मिल्क, फिर 4 लीटर हम उसमें मिल्क को निकाल के 4 लीटर मिक्सचर में वाटर ऐड कर रहे हैं. क्लियर है? ठीक है. 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर. ओके फाइन. तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम हर बार 40 लीटर मिक्सचर में से 4 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं और वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं. यानी कि हर बार हम 1/10 ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस कर रहे हैं. 1/10 को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि हर बार हमारा जो मिल्क है इनिशियली 40 था, एक ट्रायल के बाद में 9/10 हो जाएगा, 2 ट्रायल के बाद में 9/10 अगेन कम हो जाएगा, यानी 9/10 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 9/10 होगा. और इफेक्टिवली हमें क्या चाहिए कि अगर हमने n बार इस प्रोसेस को रिपीट किया है तो 14 into 9/10 टू द पावर n इतना हमारा मिल्क बचेगा. एंड दैट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स सच दैट कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क बिकम्स लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. यानी कि मिल्क हमारा आधे से कम हो जाना चाहिए, तभी तो वाटर ज्यादा होगा. यानी कि दिस शुड बी लेस देन 20. दिस शुड बी लेस देन 20, यानी कि 9/10 टू द पावर n दैट शुड बी लेस देन 20/40, यानी 1/2. 50% से कम हो जाना चाहिए. कैसे करेंगे इसको? तो 9/10 यानी कि 0.9. जब हम 0.9 का या 90% का 0.9 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा 0.81, यानी कि 2 बार में 0.81 हो जाएगा. फिर एक बार करेंगे तो 3 बार में 0.729 हो जाएगा. क्लियर है? 4 बार में 0.6561 हो जाएगा. 4 तक की पावर तो आती है, अब इसके बाद में प्रॉब्लम आएगी. इजंट इट सो? ठीक है. तो एक अप्रोच क्या हो सकता है, अब अगर हम 6 बार के लिए ट्राई करें, क्योंकि हमें पता है कि अभी भी इसको और बार देखना पड़ेगा. गलती इस क्वेश्चन में क्या होगी बच्चों से कि कई लोगों ने आंसर इसका 6 मार्क कर दिया होगा, थीटा क्वेश्चन था. ठीक है. तो 0.6561 है. अब हमें इसके बाद में अगर हमें 6 बार तक जाना है तो 0.6561 में हमें 0.81 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम 0.729 हमारा है, 9/10 का होल क्यूब इज 0.729, तो 9/10 का होल पावर 6 हो जाएगा 0.729 का होल स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी रफली 0.53, यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन 0.5 आ रहा है. अब एक बार और, क्योंकि ये 0.53 है, जब हम एक बार और 9/10 करेंगे इसका, तो यानी कि 1/10 इसमें से घटा देंगे तो 0.53 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेफिनेटली ये हमारा 0.5 से कम आ जाएगा. यानी कि 7 टाइम्स हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा. आंसर विल बी इक्वल टू 7. आंसर विल बी इक्वल टू 7. दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस. ठीक है. पर इसी कैलकुलेशन को करने का एक और तरीका जो हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया था कि 0.6561 पे हम 4 बार में पहुंच गए. अब हमको 0.81 मल्टीप्लाई करना है. कैसे करेंगे? 0.81 क्या हुआ? 0.8 प्लस 0.01, 0.8 यानी कि 4/5. तो 0.6561 का 4/5 क्या होगा? 0.6561 का 4/5 क्या होगा? 0.65 का 4/5 होगा 0.65 का 4/5 होगा 0.52, और फिर 0.0061 का 4/5 क्या होगा? रफली 0.0048. ठीक है, 48 या 49 लिख दो. तो 0.5249 हमारी वैल्यू आ गई है 6 बार के बाद में, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये 0.53 के आसपास आएगा. क्लियर है? अब हम एक बार और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू मैच कर जाएगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इज ऑल्सो 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. रवि इज ड्राइविंग at 40 km/h and Vijay is 54 meters behind while Ashok is 225 meters ahead. तो रवि 40 से ड्राइव कर रहा है and Vijay is 54 meters behind. Fine.
और आगे अशोक है। वेल अशोक इज ड्राइविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और रही कि अशोक वॉज अहेड, बट अशोक रवि की तरफ ही आ रहा था, तो इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा ये चीज़ गड़बड़ दिया हुआ है। ठीक है, अशोक रवि की तरफ ही आ रहा है, रवि और अशोक एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। रवि की स्पीड है 40 और अशोक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 225 मीटर्स। विजय इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स रवि, और विजय और रवि के बीच का डिफरेंस है दैट इज 54 मीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट स्पीड शुड विजय ट्रैवल सो दैट ऑल थ्री ऑफ देम मीट एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले हमें जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है रवि और अशोक, इनका टाइम निकाल लेते हैं, कितने समय बाद ये मिलेंगे। इज दैट इट सो? तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 + S2 यानी 40 + 50 विच इज 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 225 मीटर का डिस्टेंस है 225/25, सो दैट विल बी इक्वल टू 9 सेकंड्स। 9 सेकंड्स में मिल जाएंगे। अगर 9 सेकंड्स में मिल रहे हैं तो विजय को भी 9 सेकंड्स में ही इनसे मिलना है, और विजय और रवि के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 54 का। तो अगर विजय की स्पीड हम S मान लेते हैं, रवि की स्पीड है 40, तो S - 40 इनके बीच का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। उससे हमें 54 मीटर्स के गैप को कन्वर्स करना है, खत्म करना है, और 9 सेकंड्स में खत्म करना है, यानी कि स्पीड कितनी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, दिस शुड बी इक्वल टू 54/9 मीटर पर सेकंड, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 18 × 18/5, यानी कि 18 × 108/5, 21.6 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से S की वैल्यू हमारी आ जाएगी 40 + 21.6, सो दैट विल बी इक्वल टू 61.6 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, 61.6 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अ लोन ऑफ ₹2 lakhs वॉज टेकन एट 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 2 लाख रुपए का लोन लिया गया, 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, बट कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, यानी कि 4% पर 6 मंथ्स ये हमारा इंटरेस्ट रेट है। ₹10,320 वर्थ पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द रेस्ट वॉज पेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सो देन फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट। ओके, इनिशियली 2 लाख रुपए हैं, और 1 साल के बाद में कितना बनेगा इंटरेस्ट इस पे, 4% पर 6 मंथ्स है, यानी कि 8.16% बनेगा। 4% + 4% + 4% का 4% यानी 8.16% बनेगा। ठीक है, 1 साल के एंड में। क्लियर है? और 8.16% कितना होगा इसका, 16,320 रुपए। एक सेकेंड, ठीक है, 16,320 रुपए हुआ, 16,320 रुपीज, और इसमें से 10,320 पे कर दिया है, इट वॉज ऑलरेडी पेड, यानी कि 6,000 रुपीज बच जाता है। यानी कि 1 साल के बाद में अगर हम बात करें तो अभी भी लोन कितना बच गया, 2 लाख रुपए तो इनिशियल था, प्रिंसिपल था, और 6,000 और, यानी कि 2,06,000 रिमेनिंग है। और अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो पे किया जाएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो पे किया जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन है जहां पे हमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करना था। ठीक है, नेट में 2 ईयर्स में कितना अमाउंट बनेगा हमारा। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेटर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एक बार सिंपली इसको देख लेते हैं इस वैल्यू को, बाकी एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ करना था। तो हमारा 4641 देखें, 4 टाइम्स ऑफ 8% इनिशियली। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ 4% बेसिकली, क्योंकि 4% हमारा 6 मंथ का अमाउंट है, और 4% कितना आएगा, 206 2060, यानी कि 8,240 का 4 टाइम्स। देन 8,240 का अगेन हमें 4% निकालना पड़ेगा, ये कितना आएगा, 320 + 9.6 यानी कि 329.6। देन इसका भी 4% निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा अराउंड 13 रुपीज़। ठीक है, अराउंड 13 रुपीज़ आएगा, और फिर इसका 4% आएगा रफली 0.52। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 8240 × 4 यानी कि 32960 प्लस 1920 प्लस 54 1977.6 प्लस 52 प्लस 0.52, रफली वैल्यू आ रही है। ऑप्शंस इस क्वेश्चन में गिवन थे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 32960 34940। ठीक है, और फिर रफली 34990 के आसपास आ रहा है। ओके, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ रहा है, और 6,000 रुपीज़ हमारा इनिशियल बचा था, 10,320 तो हमने इनिशियली ही पे कर दिया था।
और 6,000 रुपये ये भी एडिशनल था, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हुआ 34,990 प्लस 10,320 प्लस 6,000, और ये आंसर हमारा आ जाएगा रफली जो एग्जाम में आंसर था, जो ऑप्शन गिवन था 51311 के बराबर आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 51311। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है मीनू सेल्स एन आर्टिकल टू तनु फॉर ₹1,000 एट 20% प्रॉफिट। तो मीनू ने तनु को एक आर्टिकल सेल किया है और सेलिंग प्राइस कितना है 1,000 रुपीज पे सेल किया है, मीनू का प्रॉफिट हुआ है 20% का। ठीक है, देन हमें कह रहा है तनु ने सेल किया है, अगेन मीनू को सेल कर दिया और 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, यानी कि तनु ने 200 रुपए का प्रॉफिट लिया इस पे। देन मीनू सेल्स इट अगेन टू तनु फॉर 20% लॉस। तो मीनू ने अगेन तनु को सेल कर दिया है 20% के लॉस पे। ठीक है, ये कितने पे परचेज किया मीनू ने? अगर 1,000 रुपए में तनु को सेल किया था, फिर 1200 में मनु को मिला है, तो मनु को 1200 में मिला है 1200 रुपीज में, और मनु ने सेल किया तनु को 20% लॉस पे, यानी कि -240 पे। सो 960 रुपीज में तनु ने ये आर्टिकल लिया है, और फिर तनु ने इस आर्टिकल को रानू को बेचा है। लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो सकता है, बट वैल्यूज यही है एग्जैक्टली। रानू की जगह कोई और नाम हो सकता है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का जो इसेंस है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तनु ने 960 में परचेज किया और इसके बाद में रानू को बेचा है, सच दैट तनु का जो टोटल प्रॉफिट है वो 500 रुपीज होता है पूरे ट्रांजैक्शन में। इनिशियली तनु का ऑलरेडी 200 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे तनु को 300 रुपए का प्रॉफिट होता है जब रानू को बेचती है तो। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तनु का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा जबकि उसने रानू को बेचा है। तो 300 डिवाइडेड बाई 960 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। 0 से 0 गया तो 3000 बाई 96, 3 से काटेंगे तो नीचे बचा 32, 1000 बाई 32 यानी कि 125 बाई 4 विच इज इक्वल टू 31.25%. So our answer will be 31.25% for this question. Is it clear? Okay. Next question पे चलते हैं, question number 11. Question is saying a shopkeeper purchased some white shirts at ₹1,000 each and some blue shirts at ₹1,125 each. Fine. The marked price of the shirt was set 25% above the cost price. तो अगर cost price हमारा 100 था तो marked price हो गया 125. And then he gave a discount of 10%, यानी कि 12.5 का डिस्काउंट दिया 125 में, तो अब बेचा है 112.5% पे बेचा है। Isn't it so? अगर 100% इनिशियली था जो कि सीपी था, तो दिस इज सेलिंग प्राइस, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, और हमें टोटल प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है दैट इज 51,000। क्वेश्चन आस्किंग व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज्ड बाय शॉपकीपर। ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है विच इज इक्वल टू 1/8, यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है, हमें निकालना है कॉस्ट कितना पड़ा उसका, शॉपकीपर को टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, यानी 8 यूनिट की वैल्यू, तो टोटल उसका जो कॉस्ट पड़ेगा दैट विल बी 8 into 51,000, यानी कि 4,08,000 रुपए में टोटल शर्ट्स परचेज की हैं उसने, दैट इज टोटल कॉस्ट। और उसमें से कुछ शर्ट उसने परचेज किए हैं, सम व्हाइट शर्ट्स एंड सम ब्लू शर्ट्स। तो लेट अस से व्हाइट शर्ट जो उसने परचेज किए हैं वो है W और ब्लू शर्ट परचेज किए हैं B। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 1000 इंटू W प्लस 1125 इंटू B एंड दैट इज इक्वल टू 408,000। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि सम शर्ट्स, यानी कि ये तो डेफिनेट है कि कम से कम एक शर्ट तो उसने व्हाइट भी ली होगी और कम से कम एक शर्ट तो ब्लू भी ली होगी। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स निकालनी है, बट ये ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यूज W और B हमारी ग्रेटर देन 0 होंगी, बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो इक्वल टू 0 कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है कि हमारा क्योंकि टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो 1000 का मल्टीपल आ रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पे तो 1000 ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो अब हमें जो सस्ती शर्ट है, जो सस्ती मिल रही है, जब हम वो ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा खरीद पाएंगे नंबर ऑफ शर्ट्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ शर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है तो हमें यहाँ पे अप्रोच ये होना चाहिए कि W को हम मैक्सिमाइज करें और B को मिनिमाइज करें। अब क्योंकि B 0 नहीं हो सकता है तो क्या हम B को 1 रख के कर सकते हैं, क्योंकि B हमारा इंटीजर में ही होगा। दूसरी बात है क्योंकि 1000 का मल्टीपल लाना है हमें, तो B इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे समस्या आ जाएगी ना, राइट हैंड साइड मैच नहीं होगा। तो B की हमें ऐसी मिनिमम वैल्यू रखनी है जिससे कि हमारा 1125B एक मल्टीपल ऑफ 1000 हो। ठीक है,
मल्टीपल ऑफ 1000 हो, और 1125 बी हमारा क्या है 1000 प्लस 125। हमें पता है 125 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 के बराबर आ जाएगा, यानी कि हम b इज इक्वल टू 8 रख दें इसमें। जैसे ही b इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 8000 प्लस 1000 यानी 9000 आ गया। 1125 b की वैल्यू 9000 आ गई, ठीक है। तो हमारा 1000 w की वैल्यू आ गई 4,08,000 माइनस 9000 यानी कि 399,000। ठीक है, 3,99,000 आ गई वैल्यू, और यहां से हमारा W आ गया 399, और B हमने ऑलरेडी 8 लिया हुआ है। यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा W प्लस B का, यानी कि नंबर ऑफ शर्ट्स का। तो आंसर हमारा आ जाएगा W प्लस B यानी कि 407 फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, जस्ट इन केस अगर हमारा ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कि हमें ब्लू शर्ट लेनी है तो 408 आंसर होता, वही गलती यहाँ पे नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर 407 होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो अप्रिशिएट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिस वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन। Question is saying 20% of the workers in a company are in manufacturing department. Fine, 20% workers हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बचे हुए 80% किसी और डिपार्टमेंट में होंगे। ठीक है, अदर्स। देन क्वेश्चन कह रहा है हमारा टोटल सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इज 1/6 ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी जो टोटल सैलरी है उसका 1/6 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में है। तो लेट अस से टोटल सैलरी 600 रुपये है, तो उसमें से 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सैलरी होगी और 500 रुपये बाकी डिपार्टमेंट्स की सैलरी होगी। Question can find the ratio of average salary of employees in manufacturing department to average salary of remaining employees. Ratio of average salary of employees in manufacturing department to the average salary of remaining employees. ठीक है, तो अगर हम मान लें कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय था और अदर्स कितना बचा, क्योंकि 20% और 80% यानी 1:4 का रेशियो है, तो बाकी में 4 आ गया। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी हमारी कितनी आ गई 100 की, और यहाँ पे एवरेज सैलरी आ गई 125 की, तो रेशियो आ गया 100:125 यानी कि 4:5 का। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगर रेशियो ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टू द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज पूछता तो आंसर हमारा फिर डिफरेंट होता उस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि फिर हम 600 डिवाइड बाई 5 करते तो 100:120 यानी 5:6 आंसर होता, बट इस क्वेश्चन के लिए आंसर वैल्यू 4:5। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज वेरी डुएबल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, प्रॉब्ली द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट ऑफ द स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस √3 प्लस लॉग ऑफ 25 ऑन द बेस एक्स divided by log of 0.008 on the base x is equal to 16/3, then we have to find out log of 3x square on the base of 3। ठीक है, सबसे पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। एज यू नो कि अगर हमें दिया है कि log of a on the base c divided by log of b on the base c ये गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं log of a on the base b। इस प्रॉपर्टी को यूज करना है हमें, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log of 25 ऑन द बेस 0.008, और 0.008 क्या होता है, दैट इज 1/125 यानी कि 5 to the power -3। सो ये हमारा हो गया log ऑफ 5 का स्क्वायर ऑन द बेस 5 to the power -3, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 2/-3 विच इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, -2/3 आ गया, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 16/3 में ऐड हो जाएगा, तो 16/3 प्लस 2/3 and that is equal to log of x on the base of √3। और ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16×2=18 यानी कि 6। सो √3 का पावर 6 हमारा x होगा, x will be equal to √3 to the whole power 6 which is equal to 3 का क्यूब। अब अपने ओरिजिनल जो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log of 3x² यानी 3 × 3 का पावर 3 का होल स्क्वायर और ऑन द बेस 3। टोटल 3 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 3 to the power 3 दूनी 6 प्लस 1 3 to the power 7 यानी कि हमारा आंसर विल बी इक्वल टू 7 इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। क्लियर है? ओके, सो इजी क्वेश्चन ऑफ लॉग, वेरी डुएबल क्वेश्चन, इजंट इट सो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस A1 A2 A3, एक प्रोग्रेशन हमारी A वाली है, दूसरी है B वाली B1 B2 B3 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस बीइंग प्राइम नंबर्स, कॉमन डिफरेंस जो भी है दोनों का कॉमन डिफरेंस हमारा प्राइम नंबर्स है। A5 इज इक्वल टू B9, A19 इज इक्वल टू B19, B2 इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। ओके फाइन, सो A5 एंड B9 आर इक्वल,
then A19 and B19 are equal and also B2 is equal to 0. अब A5 से A19 जाने में पहली वाली अगर प्रोग्रेशन का हम कॉमन डिफरेंस D1 मान लें, दूसरी वाली का कॉमन डिफरेंस D2 मान लें, तो A5 से A19 के बीच 14 टर्म्स का गैप है, यानी कि हमें 14 टाइम्स D1 ऐड करना पड़ेगा, isn't it so? और B9 से B19 तक जाने में हमें 10 टाइम्स D2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 टर्म्स का डिफरेंस है. और अगर A5 और B9 इक्वल हैं तो बेसिकली A5 प्लस 14 टाइम्स D1 दैट इज इक्वल टू A19 एंड दैट इज इक्वल टू B19 विच इज इक्वल टू B9 प्लस 10 टाइम्स D2. तो बेसिकली A5 और B9 तो इक्वल ही है हमारे. 14 टाइम्स D1 विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स D2, यानी कि D1 और D2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 10/14 विच इज इक्वल टू 5/7. एंड देन वी नो दैट कॉमन डिफरेंस आर प्राइम नंबर्स, यानी कि D1 हमारा इक्वल टू 5 आ जाएगा और D2 इक्वल टू 7 आ जाएगा. क्लियर. देन B2 इज इक्वल टू 0. B2 0 है हमारा. A11 के बारे में पूछ रहा है, तो A11 निकालने के बजाय पहले हम B9 की वैल्यू निकाल लें. B9 A5 के बराबर होगा, तो अगर B2 हमारा 0 है तो B9 कितना आ जाएगा, B9 विल बी B2 प्लस 7D, यानी 0 प्लस 7D2, और यही A5 होगा, यानी कि A11 हो जाएगा हमारा A5 प्लस 6D1. सो दिस विल बी 7D2 प्लस 6D1, और 7D2 यानी 7 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 5, सो 49 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 79. सो आवर आंसर विल बी 79. A11 इज इक्वल टू 79. क्लियर है? ओके. 79 इस क्वेश्चन का आंसर होगा. किन किन लोगों ने आपने से सही किया है? ठीक है, अच्छा सवाल था, सिंपल क्वेश्चन बट लॉजिकल एंड बढ़िया क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, सवाल नंबर 15. सवाल नंबर 15 कह रहा है दो सीरीज है हमारी A1 A2 A3 और B1 B2 B3. अगेन जनरल टर्म्स हमारे हैं. AN है 13 प्लस 6 टाइम्स n-1 और BN है हमारा 15 प्लस 7 टाइम्स n-1. यानी पहली सीरीज का हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है, दूसरी का कॉमन डिफरेंस 7 है. दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है. पहला टर्म क्या होगा A1 वाली सीरीज का, AN वाली सीरीज का पहला टर्म होगा 13 प्लस n इक्वल 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा आगे का पोर्शन, यानी 13 होगा. नेक्स्ट होगा 19, फिर होगा 25, देन होगा 31, देन होगा 37, देन होगा 43 एंड सो ऑन. BN वाली सीरीज का पहला टर्म क्या होगा, 15 होगा, देन अगला होगा 22, देन 29, देन 36 एंड देन 43, यानी कि 43 हमारा पहला कॉमन टर्म है. और दोनों सीरीज का, पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस 6 है, दूसरी का 7 है, तो अगला जो हमें कॉमन टर्म मिलेगा वो 6 इंटू 7, 6 और 7 का जो LCM है, ठीक है, LCM है, उसके डिफरेंस में मिलेगा, यानी अगला कॉमन टर्म हमारा होगा प्लस 42, 85, और यहां पे भी प्लस 42 यानी कि 85. क्लियर है? हमें चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि दोनों में कॉमन हो. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा क्या होगा, तो डेफिनेटली वो हमारा होगा 43 प्लस 42 का सम मल्टीपल 42 इंटू के, इजंट इट सो? या फिर 43 को भी हम 42 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस 42 इंटू के प्लस 1 हो गया. यानी कि जो हमें आंसर चाहिए वो 42 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, जो 42 का लार्जेस्ट नंबर हो और 3 डिजिट का नंबर हो. तो 42 से डिवाइड कर लेते हैं 999 को, कितनी बार जाएगा, जब हम 999 को डिवाइड करेंगे 42 से 2 बार गया, 84 बचा 159, 42 3 टाइम्स 126 यानी कि बचा 33. तो 999 को जब हम डिवाइड करते हैं 33 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि लार्जेस्ट नंबर जो कि 42 का मल्टीपल हो वो होगा 999 माइनस 33, सो 966. बट हमें चाहिए इसमें एक ज़्यादा, यानी प्लस 1 कर देंगे, सो अवर आंसर विल बी 967. दिस विल बी अवर आंसर 967. इज दैट क्लियर? ठीक है, आंसर होगा इसका 967. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा x एंड y आर रियल नंबर्स such that y is not equal to 3 and x by y is less than x plus 3 upon y minus 3, then इनमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शंस में थोड़ा सा हो सकता है कि जो लैंग्वेज हो एग्जाम में जो पूछा गया वहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट. हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि अगर जस्ट इन केस ऑप्शंस में कोई डिफरेंस रहा हो एग्जाम में, बिकॉज यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉसिबल है. ठीक है, सॉल्यूशन समझ लेते हैं और उसके हिसाब से फिर आप इसको डिड्यूस कर पाओगे. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, y हमारा ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू 3 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. सो x by y is less than x plus 3 upon y minus 3.
दोनों इस टर्म को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। कभी भी ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। जब भी इनइक्वालिटी हमें गिवन होगा, एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं करना जब तक हमें पता है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज साइन चेंज का प्रॉब्लम आ जाएगा। इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी में आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। एक्स बाई वाई माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3, दैट शुड बी लेस देन 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, वाई इंटू वाई माइनस 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू वाई माइनस 3 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, दैट इज लेस देन 0। और ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एक्स वाई माइनस 3x माइनस एक्स वाई माइनस 3y डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई माइनस 3। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी -3 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू वाई माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब हम क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो -3 को अगर हम हटाते हैं तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू -3 वाई -3 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है, ओके फाइन। ये हमारा इक्वेशन बन गया भाई। एक तरह से या तो ऐसे समझ लो कि हमने -1/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इंटू माइनस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, या तो एक्स प्लस वाई और साइन दोनों का सेम होना चाहिए। एक्स प्लस वाई का साइन पहला केस बनेगा जब एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 हो और वाई इंटू वाई माइनस 3 भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो, ये पहला केस है। सेकेंड केस बनेगा हमारा जबकि एक्स प्लस वाई और वाई इंटू वाई माइनस 3 दोनों ही निगेटिव हो। अब वाई इंटू वाई माइनस 3 में हमारा वाई 0 से 3 के बीच में हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। 3 केसेस बनेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं जबकि y हमारा 0 से छोटा हो। जब y 0 से छोटा होगा तो y इंटू वाई माइनस 3 हमारा निगेटिव होगा, सेकंड वाला केस होगा। यानी कि उस केस में x प्लस वाई शुड बी लेस देन 0। सो x शुड बी लेस देन माइनस वाई। इज दैट क्लियर? या फिर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। जब y लेस देन 0 हो, ये पहला केस बना। सेकंड केस होगा जब y 0 से लेकर 3 के बीच में होगा। ओके, y इक्वल 0 भी प्रॉब्लम है तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि y इक्वल 0 पे हमारा x बाई वाई में डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो y इक्वल 0 भी नहीं होगा। 0 से लेकर 3 के बीच में अगर हमारा y होगा तो उस केस में हमारा क्या सिनारियो बनेगा, 0 से लेकर 3 के बीच में, तो y इंटू वाई माइनस 3 हमारा उस केस में, एक सेकेंड उल्टा कर दिया मामला यहाँ पे। जब हमारा y लेस देन 0 होगा तो उस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो पहला वाला केस बनेगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन माइनस वाई होगा या माइनस एक्स लेस देन वाई होगा, ठीक है। सेकेंड केस जब 0 से 3 के बीच में होगा तो x प्लस वाई हमारा उस केस में लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा y इंटू वाई माइनस 3 निगेटिव हो जाएगा। सो x शुड बी लेस देन माइनस वाई और माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। और थर्ड केस बनेगा जबकि हमारा y ग्रेटर देन 3 होगा तो यहाँ पे x प्लस वाई अगेन हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि y इंटू वाई माइनस 3 भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगेन हमारा x या तो ग्रेटर देन वाई माइनस वाई होगा और या फिर माइनस एक्स लेस देन वाई होगा। अब अगर गिवन ऑप्शंस जो हैं उनके हिसाब से देखें तो हमारा कब मैच कर रहा है यहाँ पे, अगर हमारा y लेस देन 0 है तो उस केस में हमें चाहिए माइनस एक्स लेस देन वाई, तो डेफिनेटली ऑप्शन y लेस देन 0 है तो माइनस एक्स लेस देन वाई, तो यस दिस विल बी अवर आंसर। बट शायद ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है, बिकॉज y ग्रेटर देन 10 यानी कि y ग्रेटर देन 3 पे हमारा चाहिए माइनस एक्स लेस देन वाई, तो वो भी मैच कर रहा है। तो प्रॉब्ली ऑप्शंस में थोड़ा सा एक देखना होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे कुछ मिसमैच हो रहा है, तो वो एक बार चेक कर लेना है। एक्स लेस देन 0 ऑप्शन बी तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। बट एग्जाम में जो ऑप्शंस गिवन था या तो वहाँ पे लेस देन 0 की जगह ग्रेटर देन 0 था, या माइनस एक्स लेस देन वाई की जगह माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई था। तो यहाँ पे सी और डी दोनों ही मैच कर रहे हैं, एक बार आप ऑप्शंस को चेक कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही होगा और सॉल्यूशन यही होंगे, बाकी जो भी ऑप्शन में डिफरेंस है वो आप समझ लेना। जब एग्जैक्टली हमारा रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा तो वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है k is the largest integer such that x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 11 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो अगर रियल रूट्स नहीं है तो मतलब क्या हुआ
कि डी शुड बी लेस देन 0, डिटर्मिनेंट शुड बी लेस देन 0, इजंट इट सो? ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2kx प्लस 11, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट को लेस देन 0 करते हैं, यानी 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 शुड बी लेस देन 0। यहाँ से भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 शुड बी लेस देन 0। ये हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है, अब क्योंकि k हमारा इंटीजर ही है, लार्जेस्ट ऐसा इंटीजर चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अगर हम यहाँ पे k माइनस 1 की जगह पे k माइनस 1 को अगर हम इक्वल टू 3 रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर हम 4 रख देंगे तो 16 माइनस 12 गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी k माइनस 3 की, k माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, यानी कि k की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो 4 हमारा k की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हमसे पूछा लीस्ट वैल्यू ऑफ k बाई 4y प्लस 9y, और क्योंकि k 4 है तो ये हो जाएगा हमारा इफेक्टली 4 बाई 4y यानी कि 1 अपॉन y प्लस 9y, और अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, AMGM इनइक्वालिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो 1 बाई y प्लस 9y डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई y इंटू 9y, यानी कि 9 ही हो गया इफेक्टिवली। तो 1 बाई y प्लस 9y बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से डेफिनेटली 1 बाई y प्लस 9y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। आंसर हमारा 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 2pq minus 20 and that is also equal to 52 minus 2pq. Then find the difference between maximum and minimum values of p cube minus q cube. p cube minus q cube का minimum value क्या होगा? As we know p cube minus q cube क्या हो जाएगा? That will be equal to p minus q into p square plus q square plus p cube. अब यहाँ से क्या क्या वैल्यूज हम निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 29 इज इक्वल टू 2pq माइनस 20। तो अगर हम इसको इक्वेट करें 29 को दूसरे साइड में लेके जाएं, राइट हैंड साइड में लेके जाएं, 2p को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq इज इक्वल टू 29 माइनस 20, यानी कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो p माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर है? ओके, यहाँ से p माइनस क्यू की वैल्यू तो हमें मिल गई, प्लस माइनस 3 होगी। ओके, इसके अलावा हमें क्या पता है, अब अगर हम 2pq माइनस 20 और 52 माइनस 2pq को देखें तो 2pq प्लस 2pq विल बी इक्वल टू 52 प्लस 20, यानी कि 4pq इज इक्वल टू 72। सो यहां से pq इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, pq इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहां से इन दोनों को देखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा 29 माइनस 20 प्लस 2pq, यानी कि 9 प्लस 2pq, सो 9 प्लस 36 यानी कि 45। सो p माइनस क्यू हमारा या तो प्लस 3 हो सकता है या माइनस 3 हो सकता है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या होगा 45 प्लस 18, यानी कि ये तो डेफिनेटली 63 होगा। ठीक है, ये वैल्यू तो डेफिनेटली 63 होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए पी क्यू माइनस क्यू क्यूब की। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जबकि हम प्लस 3 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 इंटू 63 ये मैक्सिमम होगा, और मिनिमम तब होगा जब माइनस 3 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 63 यानी कि 378। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 378। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, डन विद द क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सवाल नंबर 19 कह रहा है हमारा 2 टू द पावर 4x का स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 16। ठीक है, प्रॉपरली ये हो गया 2 टू द पावर 4x का स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 16 प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में ही मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक जो पीछे क्वेश्चन बताया था एवरेज का, एक जो था 32 वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन, इन दोनों में से शायद एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में नहीं आया है।
ऐसा हो सकता है बिकॉज तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में शायद नहीं आया या स्लॉट में नहीं आया है, किसी और स्लॉट में आया है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताना है। देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, और अगर आप अप्रोच में क्लियर नहीं होते तो क्वेश्चन मुश्किल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या चाहिए, क्या अप्रोच? पहली चीज़ तो एग्जाम में समझ में नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप ही कर देना चाहिए। ठीक है, बट अदरवाइज अगर हम अभी समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को तो क्या करेंगे इसमें, तो देखो एक चीज़ जो यहाँ पे समझिए, ये सारी की सारी 2 की पावर्स हैं और 2 की पावर्स को हम ऐड कर रहे हैं इस तरह से, एक वैल्यू घटा रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं और हमारा समेशन 0 आ रहा है। यानी कि डेफिनेटली ये सारी की सारी जो पावर्स हैं इनमें से 2 पावर्स हमारी ऐड होकर तीसरी पावर को बना रही होंगी, इजंट इट सो? भाई इसको और अच्छे तरीके से लिखें तो ये होगा 2 टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 60। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लेटेस्ट 33 और 32 को लिखा तो 64 बन गया। ये 2 टू पावर 5 है, ये भी 2 टू पावर 5 है और ये 2 टू पावर 6 है। अगर हम किन्हीं और पावर्स को लिखें, अगर हमने लिखा 8 प्लस 32 तो 40 बन रहा है, ये 2 की पावर में तो नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमारी 2 पावर्स को 2 की 2 पावर्स को ऐड करके हमारा 2 की पावर ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज समहाउ इक्वल है, यानी कि ये होगा 2 टू द पावर n, ये भी होगा 2 टू द पावर n, और ये बना के हमारा मिल गया 2 टू द पावर n प्लस 1। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जैसे ही इस बात को समझ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 30। और सिमिलरली 4x स्क्वायर हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 16। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब इज इट सो? 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 उधर पे जाके हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस x प्लस 16, हाँ प्लस x प्लस 15 हो गया। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन एक ही तो बन गई, और जैसे ही एक बन गई तो चमक गया हमको कि बिल्कुल हम सही अप्रोच पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, इजंट इट सो? तभी तो दोनों इक्वेशन सेम बन गई। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 15, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? हमें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x चाहिए, x की वैल्यूज को हमें निकालना नहीं है। सम ऑफ वैल्यूज क्या होगा? सम ऑफ वैल्यूज हो जाएगा 1/2। ठीक है, सम विल बी इक्वल टू 1/2। क्लियर? यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यूज निकालनी भी होती तो क्या वैल्यू आती? एक वैल्यू हमारी 3 आएगी और एक वैल्यू आएगी माइनस का 5/2। क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल। और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो अब तो ऐसा क्वेश्चन आसान लगेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे इसको? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल where AB is equal to 9 units and BC is equal to 6 units. P and Q are 2 points on BC such that areas of triangle ABP, ABQ and quadrilateral AQCD are in GP such that area of quadrilateral AQCD is 4 times the area of triangle ABP. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि एग्जाम में मुझे नहीं पता कि डायग्राम दिया था कि नहीं दिया था, साथ में शायद P और Q का सीक्वेंसिंग भी दिया होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो बहरहाल हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। अगर डायग्राम नहीं दिया था और दिया था तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। AB हमारा इक्वल टू 9 है, BC इक्वल टू 6 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो एरियाज हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, ABQ और क्वाड्रिलेटरल AQCD, ये सब GP में है। तो अगर ABP का एरिया हमारा लेट अस से K है तो ये होगा K इंटू सम फैक्टर R, कॉमन रेशियो R। ठीक है, और ये हो जाएगा पूरा एरिया K इंटू R स्क्वायर। फिर हमें कह रहा है K इंटू R स्क्वायर क्या है? ये 4 टाइम्स है, यानी कि K इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K, सो डेफिनेटली R स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा तो यानी R इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमारी अगर 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट होगी और ये पूरी 4 यूनिट हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है BP, PQ और QC का रेशियो निकालना है हमें, यानी टोटल एरिया कितना आ रहा है? टोटल एरिया आ रहा है 4 यूनिट प्लस 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट। अब क्योंकि हमें QC के बारे में बात करनी है तो AC को मिला देते हैं, लेकिन फिर हमें यहाँ का एरिया भी तो चाहिए होगा AQC का, कैसे निकालेंगे? तो टोटल हमारा एरिया 7 है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आएगा? 7/2 होगा, क्योंकि डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, रेक्टेंगल है, इजंट इट सो? तो टोटल एरिया आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है, तो ये एरिया आ जाएगा 0.5 यूनिट्स का। अब हम फोकस करते हैं ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल AQC में, क्योंकि दोनों के केस में जो हमारा हाइट है वो AB है, हाइट सेम है, इजंट इट सो? चाहे हम ट्रायंगल ABP की बात करें, वहां पे हाइट AB है तो एरिया होगा AB इंटू BP डिवाइड बाई 2।
सिमिलरली फॉर ट्राइंगल ए पी क्यू, हाइट यहाँ पे भी ए बी है हमारा, तो ए बी इंटू पी क्यू डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली हमारा जो एरिया का रेशियो है वही सेम रेशियो हमारा बी पी पी क्यू और क्यू सी का होगा। एरिया का रेशियो क्या आ रहा है, पहले वाले केस में 1 है, दूसरे वाले केस में 2 है, तीसरे वाले केस में 0.5 है, यही रेशियो हमारा हो जाएगा, यानी कि 2:4:1। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज सेइंग अ ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड inside a circle of radius r such that one of the sides is the diameter of the circle and ratio of other two sides is a:b. You have to find the area of the triangle in terms of a, b and r. So हमने सबसे पहले सर्कल बनाया, अब इसका जो एक डायमीटर है वही ट्राइंगल का एक साइड है। तो जैसे ही हमें ये पता है कि एक जो साइड है हमारा वो डायमीटर ही है, ये 2 टाइम्स रेडियस होगा, तो डेफिनेटली क्योंकि एक सेमी सर्कल में हमारा बन रहा है ट्राइंगल, तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब एक साइड हमारी ए और बी का अगर रेशियो आ रहा है तो एक साइड अगर ए एक्स मान लें, दूसरी साइड बी एक्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम से ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक्स हमने माना हुआ है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/2 इंटू ए एक्स इंटू बी एक्स, सो ए बी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर को यहां से पुट कर देंगे, so this will be AB by 2 into 4r square upon a square plus b square. So this will be effectively 2abr square upon a square plus b square. So this will be our answer finally in this question. Is that clear? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा 2abr square upon a square plus b square. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन था पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का भी, उसका एग्जैक्ट लैंग्वेज क्योंकि पता नहीं चला है कि उसमें 3 पाइप्स थे, जिनमें से कि 2 शायद फिलिंग पाइप थे, एक ड्रेनिंग पाइप था, और एक पाइप कोई था जो कि 1 घंटे ज़्यादा में भरता था, कम में भरता था। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्योंकि गिवन नहीं है उसका, इसलिए उस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए हैं, और सेशन ज़रूर आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको लगता है कि लैंग्वेज में कुछ फ़र्क था, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और बाकी जैसे रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जो कि जल्दी आ जानी चाहिए, उसके बाद में फिर हम एक बार फिर से इन क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। और अगर आप किसी और स्लॉट का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी स्लॉट 1 और स्लॉट 3 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर सेशन आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नया चैनल अभी जल्दी शुरू किया हमने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर सॉल्यूशन शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो हमारे क्वांट के क्वेश्चन हैं हर एक स्लॉट में, तो अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन आए हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो परसेंटाइल के बेसिस पे बात करें तो जो 99 परसेंटाइल है या कोई भी परसेंटाइल, हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा ये तो एक बार रिस्पॉन्स शीट आएगी, उसके बाद में ही बेटर क्लैरिटी आएगी इस पर। तो उसके बाद इस पर एक बार फिर से बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को भी एक बार फिर से हम रिविजिट करेंगे, जबकि एक बार हमारा रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है या जो जैसे मैंने बताया पाइप्स एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन का अगर आपको एक्जैक्ट लैंग्वेज पता है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। और 2 क्वेश्चंस के बारे में बताया, जिनमें से कि एक क्वेश्चन शायद एग्जाम में नहीं आया था, बिकॉज एक क्वेश्चन लोग बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आया था। तो अगर 21 क्वेश्चन से सारे के सारे हो गए तो उन 2 क्वेश्चन के लिए स्कोप बचता नहीं है। तो डेफिनेटली इनमें से जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 21 में से 20 तो डेफिनेटली आए हैं, कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो शायद नहीं आया है, और वो भी जो स्टार मार्क किए हैं उनमें से कोई एक है। बाकी कहीं पे भी आपका डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि हम रिसेंट में जल्दी वीडियो बनाएं तो भी आप जरूर लिख सकते हैं। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और एक बार रिस्पॉन्स शीट आती है तो फिर से डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।